चिल्ला चिल्ला थक गया मैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। नया चैप्टर जिस दिन शुरू हो रहा है उसी दिन कुछ लोग गायब है, तो बस मखाई। Okay, so now today we are going to start a new chapter, that is electromagnetic induction. शॉर्ट में अपन बोल रहे हैं इसको EMI. So today's lecture number 1, EMI, electromagnetic induction. The most important chapter in complete electromagnetism. Speciality of this chapter, it starts with Faraday's law and end with Faraday's law. It like Newton's laws of motion. You remember Newton's laws of motion? All of the chapter starts from Newton's laws of motion and end with Newton's laws of motion. Same thing happen here. This chapter starts with Faraday's law and end with Faraday's law. In this chapter we will see some unanswered, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पहले जिनके आंसर नहीं मिले थे, उसमें इनके आंसर हम देखेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, when there is a magnetic, when you have a current carrying wire and you placed it in a magnetic field, you know there is a force acting on the wire. The force was BIL sin theta. I can ask you the question, why should there be a force acting on the current carrying wire? Why should there be a force acting on current carrying wire? Can you give me the answer of this question? In this chapter we will see the answer of these types of question. कि भाई फोर्स लग रहा है, बट क्यों लग रहा है, यानी कोज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसमें हम देखेंगे। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज समथिंग नोन एज फैराडेज लॉ। क्या शुरू करेंगे भाई? फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या है देखते हैं। फैराडेज एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता ही है, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका? हाँ बताया था ना मैंने तो। अच्छा तुक्का मारा तुमने। देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट डन बाय दी फैराडेज। तो लिसन टू मी, इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा। किसको भाई? कंडक्टिंग कॉइल। और इन्होंने एक, देखो उस टाइम पे ना गैल्वेनोमीटर एनमीटर नहीं था, कुछ और इंस्ट्रूमेंट होगा, बट क्या था मेरे को नहीं पता है। बट मान लो मैं यहाँ फिलहाल एक एमीटर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? एमीटर या गैल्वेनोमीटर। इसकी हेल्प में क्या लूंगा कि भाई अगर इस कॉइल में करंट चली तो तुरंत यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने एक बार मैग्नेट को लिया, और बार मैग्नेट, यू नो देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड एवरीबॉडी नो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है भाई, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है। बट अगर नॉर्थ पोल पे ध्यान से देखें तो नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती नजर आएंगी। कितनी सारी लाइन नजर आएंगी? बहुत सारी। अब इन्होंने क्या किया कि बार मैग्नेट को रखा रेस्ट पे, कहाँ रखा पहले, और कॉइल को भी रखा रेस्ट पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कुछ कॉइल, जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इस कॉइल से तो पास होके जाएंगे ना, बोलो भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बट अगर मैं मैग्नेट को थोड़ा करीब ले आऊं तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द लूप, यस और नो, यानी जो पहले पास हो रही थी उससे ज्यादा पास होंगी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आया? यस और नो। तो इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स? मैंने पढ़ाया क्या मैग्नेटिक फ्लक्स? पढ़ाया भाई मैंने। You heard about electric flux? Magnetic flux पढ़ाया नहीं? तो देख लेते इसको, देख लेते। Then we will come back on the same experiment. Let's talk about first of all magnetic flux. How you define magnetic flux? It is represented by phi. This is how you define it. वहां था E dot A, यहाँ पे क्या बनेगा? B dot A. Yes, B dot A can be written as BA cos थीटा। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो मैं बोलूंगा भाई देखो, फाई को डिफाइन करने के एक्चुअल में दो मेथड है। अगर हमारे पास B कांस्टेंट है तो मेथड कुछ और है, और अगर B कांस्टेंट नहीं है, B वेरिएबल है, तो मेथड कुछ और होगा। यू नो अगर B कांस्टेंट हुआ तो बड़ा सिंपल है, B डॉट A, यू नो B डॉट A कैन बी रिटन एज BA cos थीटा, यस और नो।
इसी तरीके से अगर आपके पास बी वेरिएबल है तो कैन यू यूज द डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट? नो। तब हम क्या करेंगे, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, दैट इज d5 विल बी b डॉट da. नाउ हाउ टू integrate, so we'll get 5 equals to integral b dot da. Sometimes we write ds, sometimes we write da, doesn't matter, दोनों एरिया ही है. वहां पे हमने eds लिया था शायद, e dot ds. तो ऐसे फ्लक्स को हमने नाम क्या रखा? मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट यू कॉल इट एज? मैग्नेटिक फ्लक्स. और डेफिनेशन क्या बनेगी? काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज सेड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स. लिख दो, count of number of, बोलो, मैग्नेटिक, बोलोगे, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया. कैसे? नॉर्मली इज सेड टू बी कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स. जनरली रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर और प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करें तो 5b. वहां होता था 5e, यहां हो गया 5b. निकालने का तरीका क्या है? अगर b कांस्टेंट b डॉट a, अगर b वेरिएबल इंटीग्रल b डॉट a da. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आसानी से समझ में आएगा. मान लो यहाँ पे कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. दिस b इज कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म. लेट्स टेक ए सर्कुलर लूप एंड आई केप्ट ए सर्कुलर लूप दिस वे. लेट्स टेक द रेडियस ऑफ द लूप वाज r. तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर है? व्हाट इज दिस a? व्हाट इज दिस a? area vector. You remember area vector? For closed surface normally outward, for open surface it is perpendicular to the plane. You remember? या वो सब बताओ भाई, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा. तो क्या एरिया वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम है? यानी थीटा कितना बन गया? तो क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड फ्लक्स थ्रू द कॉइल. और समटाइम्स ही यूज द वर्ड फाइंड फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल. एक ही बात रहेगी हमारे लिए, फाइंड फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल. तो क्या बताओगे? बोलो, फाई इक्वल टू बी डॉट ए. कैन आई यूज डायरेक्ट प्रोडक्ट? कैन आई यूज डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट? क्यों? बी कांस्टेंट है. तो बोलो बी तो बी है, ए एरिया मैग्नीट्यूड, थीटा इज हाउ मच? 0. ए भी उसी तरह, बी भी उसी तरह. तो cos 0 1. अच्छा, ए का वैल्यू लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर. तो बस फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू बी. दैट्स द फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल. यू टेल मी, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है देखो कि भाई ऐसे, ये तो रेक्टेंगुलर शेप की लूप हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इसको मैं ऐसे रख दूं. तो भाई अगर ऐसे रखूंगा तो सबसे ज्यादा लाइन तो इसी सिचुएशन में पास होगी. अगर थोड़ा सा टिल्ट करूं ऐसा, तो क्या तुम्हें लगता है फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी या कम होगी? कम होगी, और होनी भी चाहिए. आप देख लो, यानी फ्लक्स कम आना चाहिए. कैसे? देखो, एरिया वेक्टर दिस वे, बी वेक्टर दिस वे. नाउ द एंगल थीटा तो 0 नहीं है, और थीटा अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा है ना. और ये ना कोस में वैल्यू 0 पे 1 होती है, और एंगल अगर बढ़ जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी. तो क्या फ्लक्स कम नहीं हो जाएगा? यानी अगर मैं बोल दूं कि भाई मान लो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल दे दूं मैं आपको, मैं बोलूं कि भाई जो करंट कैरिंग लूप है, ये रेडियस तो इसकी आ रही है, बट ये जो वेक्टर है ना, ये एंगल बना रहा है बी से. कितना? तुम बोलो 37 डिग्री. अब आपसे पूछता है कि फ्लक्स बताओ, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या ये आना चाहिए आंसर इससे कम के ज्यादा? कम आना चाहिए. बताओ कैसा आएगा? फाई इक्वल टू बी ए कोस 37. बी तो बी है, ए या वही पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बी कोस 37 क्या होता है? 4/5 है कि नहीं? तो आंसर आ जाएगा ये. बताओ, समझा? अरे यस और नो? तो क्या हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर बी कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन यूज करेंगे. अरे समझे? चलो आगे बढ़े. अब देखो इन्होंने क्या बोला. लेट्स गो बैक टू द मेन पार्ट, फैराडेज लॉ. इन्होंने क्या किया, कॉइल को रखा रेस्ट पे, बार मैग्नेट को भी रखा रेस्ट पे, और रेस्ट पे रखा, देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया. फिर इन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को तो रेस्ट पे ही रखा, एंड बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराया. जैसे ही मूव कराया, इट इज एक्सपेरिमेंट, जैसे ही मूव कराया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक डिफ्लेक्शन नजर आया.
भाई डिफ्लेक्शन नजर आने की का क्या मतलब है? करंट आई, करंट आई। क्या इन्होंने इसको टच किया क्या? नहीं नहीं, वो दूर से ही चल रहा है। ये करीब लेके आए तो यहां पे डिफ्लेक्शन आया। बोलो, तो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो करी। अच्छा, फिर ये इन्होंने क्या किया कि दूर लेके चले गए। अरे पहले तो रेस्ट पे रखा था, करीब लाए तो डिफ्लेक्शन आया, दूर लेके गए तो भी डिफ्लेक्शन आया। फिर इन्होंने क्या किया, इसको रेस्ट पे रखा और कोयल को चलाया। कोयल को करीब लेके आए तो भी डिफ्लेक्शन आया, कोयल को दूर लेके गए तो भी डिफ्लेक्शन आया। फिर पता है क्या किया, दोनों को एक दूसरे के करीब चलाया तो भी डिफ्लेक्शन आया, दोनों को एक दूसरे के दूर ले गए तो भी डिफ्लेक्शन आया, दोनों को एक साथ सेम वेलोसिटी से चलाया तो डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो अब यहां से देखो, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो साइंटिस्ट क्या फालतू के एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक्सपेरिमेंट किया, कोई थ्योरी नहीं दी, तो फायदा क्या है भाई? एडमिशन लिया नीट की कोचिंग क्लास में, पढ़ाई नहीं करी, और कुछ फायदा हुआ? फायदा हुआ क्या? तो क्या हुआ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। तुम्हारा भी नुकसान और मेरा भी नुकसान और तुम्हारे पेरेंट्स का भी नुकसान। अब पूछोगे मेरा काहे का नुकसान? अरे रिजल्ट लाओगे, बता तो रखा हूं तुम्हें, जितने ज्यादा 600 प्लस लाओगे उतना ज्यादा तुम्हें तो अच्छा लगेगा, तुमसे ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। आई हैव टू ओपन ए न्यू ब्रांच ऑफ IT in Snan and I'm waiting for that। नहीं, करीब खोलना, करीब, बहुत करीब, जो ट्रैवल टाइम आसान हो जाए। मैंने आपको बताया था भिवंडी में ब्रांच खोली, बंद कर दी, थाने में खोली, बंद कर दी। थाने की ब्रांच से एक रिजल्ट है हमारे पास 568, सुमित प्रधान इन 2019, राइट नाउ ही इज इन जलगांव MBBS गवर्नमेंट कॉलेज। 2019 578 मुमरा की स्टूडेंट थी, 568 वर्ष सुमित प्रधान थाने ब्रांच का स्टूडेंट था। तो उस आज जब हमने रिजल्ट लगाया तो लोगों ने बोला पता नहीं कहाँ कि सुमित प्रधान कहाँ से आ गया, मुमरा में तो कोई सुमित नाम का बच्चा भी नहीं पढ़ता, जबकि वो साफ साफ था कि थाने में ब्रांच है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सुमित प्रधान ने क्रैक किया था वहां। उस ब्रांच को भी अपन ने बंद कर दिया। फिर हमने एक ब्रांच खोला दिल्ली में, उसको भी बंद कर दिया। बस ब्रांच खोला, बंद कर दिया। कितना आसान है ना। चलो वे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला, बताओ क्या कंक्लूजन निकाला होगा उन्होंने, बोलो भाई, आप बताओ। मैग्नेट करीब आने से हो क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हो रही है तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली वो भी तो इंक्रीज हो रही है, एंड वही क्या है, फ्लक्स। तो क्या ऐसा करने से, मैग्नेट को करीब लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल चेंज हुआ? भाई पहले भी कुछ था, बट अभी जब करीब आया तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, यानी चेंज तो होगा। अच्छा, जब दूर ले जाएंगे तो डिक्रीज होगा, बट चेंज तो हुआ, बोलो ना। अच्छा, इसको करीब, इसको रेस्ट पे रखो और कोइल को करीब लाओ तो भी तो मैग्नेटिक लाइंस लिंकिंग टू द कोइल बढ़ेगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और दूर ले जाओ कम होगा, तो चेंज तो हुआ, बोलो ना। अच्छा, दोनों को एक साथ कर एक दूसरे की तरफ चला रहे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, दूर ले जाए तो कंक्लूजन ये निकाला है फैराडे ने कि भाई इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल then there will be a EMF induced and hence current induced। भाई उनको तो डिफ्लेक्शन नजर आया, यानी करंट प्रोड्यूस हो गई। बिना वोल्टेज के करंट चलती है क्या? यानी EMF इंड्यूस्ड हुआ है ना, बोलो ना। यानी हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे कॉइल को चलाया और इसमें हमने डिफ्लेक्शन पाया। डिफ्लेक्शन पाने का मतलब है कि करंट चली, बट करंट क्या EMF के बिना चली होगी? तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल देन देयर विल बी ए EMF इंड्यूस्ड एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि अगर सर्किट को कंप्लीट ना करो तो क्या करंट चलेगी? तो सर्किट कंप्लीट होगा तो ही तो करंट चलेगी। मैं सर्किट को कंप्लीट करूं, मैं लकड़ी की वायर लगाऊं, लकड़ी की, करंट चलेगी? नहीं चलेगी। तो वायर भी कैसे होनी चाहिए? कंडक्टिंग वायर होनी चाहिए। तो इन्होंने जो लूप लिया वो कंडक्टिंग लूप लिया और करंट चली, क्योंकि सर्किट कंप्लीट था, तो भाई EMF इंड्यूस्ड होगा ना। तो कंक्लूजन ये निकाला कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल चेंज हो, वो चाहे किसी तरीके से हो,
Either you move a bar magnet toward the coil or bar magnet moving away from the coil, or bar magnet is at rest and the coil is moving toward the bar magnet, or coil moving away from the bar magnet, both of them moving toward each other or both of them moving away from. In all the cases, if there is a change in magnetic flux linking to the coil, then there must be an EMF induced and hence current induced. समझ में आई बात? तो कंक्लूजन ये निकला कि जो E है, E, EMF induced, it is directly proportional to d phi by dt, change in flux with respect to time. But if you remove the proportionality, आगे चल के पता लगा कि जब remove proportional, अच्छा आगे चल के मतलब क्या? आगे चल के कोई और साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने बताया, इन्होंने तो बता दिया कि देखो E is directly proportional to d phi by dt, यानी जितना इसमें चेंज आएगा उतना ज्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा. आगे चल के पता लगा कि E was equal to minus d phi by dt. नेगेटिव साइन यहां पे मैं ले रहा हूं. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्चुअली फैराडे साहब ने तो ये बताया, और ये मैं इक्वलिटी जो लिख रहा हूं वो दो लॉ के हिसाब से लिख रहा हूं. आई कैन से फैराडेज एंड वन मोर साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे, जिसका नाम है, सुना है कभी तुमने? लेंजेस. ले अगर जो पढ़ना पढ़ दो, मैं लेंजेस ही पढ़ूंगा, ठीक है? मेरे को लेंजेस ही पढ़ना है, लेंजेस लॉ. हाँ जो तुम्हें मैं जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वही पढ़ूंगा, ठीक है? तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ लो. हाँ ठीक है. तो एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने बताया, उन्होंने और आगे की बात बताई. फैराडे ने क्या बताया? If there is a change in magnetic flux linking to the coil, then there will be EMF induced and hence current induced. But current induced तो तब होती है जब सर्किट कंप्लीट हो और या सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो. आगे चल के लेंस लॉ आया और उन्होंने क्या बताया कि द करंट इंड्यूस्ड जो होगी वो कैसे करंट इंड्यूस होगी? द करंट इंड्यूस विल बी इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज. इसका मतलब समझते हैं. बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने. लेंस लॉ ने जो बात बोली बहुत बड़ी बात है. जो करंट इंड्यूस हो रही है ना, वो उस चीज का अपोज करेगी जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है. क्या मतलब? अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं पहले, लेंस लॉ को शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूं. भाई बार मैग्नेट ऐसे चल के आई, यहां कोयल रखी थी, इसमें करंट स्टार्ट हो गई, तो तुम्हें लग रहा कुछ जादू हो गया? उधर से मैग्नेट चली, इधर करंट चालू हो गई, बल्ब लगा दो तो बल्ब जलने लगेगा. तो जादूगर तो बोलेगा मैंने जादू कर दिया. मैग्नेट लेके आया, देखो मैग्नेट ला रहा हूं, बल्ब जलेगा उधर. मैग्नेट दूर ले जाऊं, बल्ब जलेगा उधर. अरे बोलो ना. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? मतलब बल्ब जल गया यानी करंट प्रोड्यूस हो गई. मतलब कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैं तुमसे सवाल करूं, कहां से आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या क्रिएट हो गई? भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय. तो मैं पूछता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है ना, कहां से आई है तुमसे पूछ रहा हूँ. हाँ वन बाय वन बताएंगे. हाँ कौन बता रहे? कहां से आई है? बताओ कहां से आई है? पहले बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कि नहीं आई? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कहां से आई? कैन यू क्रिएट इट? नो. तो कहां से आई बताओ? कहां से ट्रांसफर हुई? मैग्नेटिक एनर्जी से? नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब तुम ये बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनर्जी लेके आ रही थी, तो देखो जब यहां पे मैग्नेट रखी थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो तब भी चल रही थी, तब भी इसको क्रॉस कर रही थी. बट जब ये दोनों रेस्ट पे थे तब तक कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां आई थी? नहीं आई थी. तो ये लॉजिक तो सही नहीं रहेगा. इतना आसान होता तो तुम लेंस न बन जाते. ठीक है मैं बताता हूं. अब आप बोले सर आप क्यों नहीं बन के आप बता रहे? तो भाई मैंने पढ़ लिया ना, तो मेरे को पता है क्या हुआ है. लिसन, लेंस लॉ ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि एनर्जी कहां से आ रही है. तो उन्होंने बोला कि भाई देखो क्या होगा अगर बार मैग्नेट इधर चलेगी. हमने तो उनका स्टेटमेंट पढ़ा. स्टेटमेंट क्या है?
the current induced will be in such a way that it opposes the cause. यानी लेंस लो ये बोल रहा है कि अगर कोई करंट प्रोड्यूस हुई है तो वो जो प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है, वो उसका अपोज करेगी. हमारी आसान भाषा में अपोज का क्या मतलब है? बार मैग्नेट यहां थी और कोइल रेस्ट पर थी. बार मैग्नेट को मैं करीब ला रहा था तो करंट प्रोड्यूस हुई. तो अब मैं करीब ला रहा हूं ना, करीब लाना कोज हो गया ना, और इसी कोज की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुई. तो यहां जो करंट इंड्यूस्ड हुई वो इसके करीब लाने का अपोज करेगी. भाई कोई चीज का अपोज करना है, ये चीज करीब आ रही है, इसका अपोज का क्या मतलब है? कि यहां की करंट इसको करीब लाने की कोशिश करेगी या दूर भगाने की कोशिश करेगी? दूर भगाने की कोशिश करेगी. आप बताओ, एक मैग्नेट तुम्हारे सामने करीब आ रही है, तुम चाहते हो दूर भागे, खड़े रहो, देखते रहो, भाग जाएगी दूर. तो क्या करना पड़ेगा? अरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी. कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए. तो अगर बार मैग्नेट करीब आ रही है और आप उसको दूर ले जाना चाहते हो, 100% यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स, और जो फोर्स इसकी वेलोसिटी के, बोलो ना, ऑपोजिट में होगा. तो लेंस लॉ ने यही बोला कि भाई अगर ये बार मैग्नेट करीब आ रही है तो देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, बताओ ये फोर्स कौन लगाएगा? तुम लगा रहे हो? नहीं. कौन लगाएगा? हाँ, अब उस समय कुछ बोला तुमने, कौन लगाएगा? करंट लगाएगी. करंट कैसे? करंट निकल के बाहर जाएगी, फोर्स लगा के वापस आ जाएगी. तो हाँ बताओ. जो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं उसका आंसर इतना आसान नहीं है ना. हाँ बोलो. ठीक है, आई एग्री, वो अपोजिट में डायपोल जनरेट कर देगा, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है. तो फिर क्या होगा? तो ये नॉर्थ ही जनरेट कर देगा, तो तुम बोलो रिपेल करेगा. दिस इज ए काइंड ऑफ लॉजिक विच वी आर गिविंग कि हाँ सेटिस्फाई हो गया, ऐसा है. बट एक्चुअल में अरे लिसन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं से दूंगा कि भाई ये जो फोर्स है ना, ये लगेगा. बस कौन लगाएगा मेरे को नहीं पता, बट ये लगेगा. लेंस लॉ ने, लेंजेस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने यही बोला कि देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट. अब साइंटिस्ट से भाई पूछा, भाई कौन लगाएगा फोर्स? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, जैसे भाई कौन लगाएगा फोर्स? तो अब दो बातें हो सकती, या तो फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा. समझ रहे हो? मैथ्स में कुछ प्रूव आते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तो वहां पे यूज करेंगे इसको. देखो भाई, लेंस ने क्या बताया? देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट. अब लेंस की बात के दो आंसर हो सकते हैं, या तो उनकी बात गलत है या उनकी बात, मान लो तुम झगड़ा करो, हम नहीं मानते आपकी बात, तो लेंस ने बोला ठीक है, मेरी बात मत मानो. अब अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं. अरे सुन रहे हो कि तुम? इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है. और जब बताओ कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई मैकेनिकल वर्क होगा. अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो तो मैकेनिकल वर्क जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो. अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, और डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, फोर्स जीरो तो वर्क डन भी जीरो. तो बताओ इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ, और जब कोई वर्क नहीं हुआ और यहां एनर्जी क्रिएट हो गई, ऐसा हो सकता है? यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है क्या वो खुद से आ गई? नहीं. एक्चुअल में लेंस लो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो ये जो एनर्जी आई है ये खुद से नहीं आई, और सबको पता है खुद से आती नहीं है. तो यानी कुछ वर्क हुआ होगा, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या तुम समझ रहे हो? तो दे गिव द रीजन कि जब बार मैग्नेट करीब आ रही है तो उसके ऊपर देयर शुड बी फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ही डिड नॉट टेल यू कि कितना वर्क स्टोर हुआ, ये नहीं बताया, और ये बताना आसान काम नहीं है. बट उन्होंने रीजन ये दिया कि अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क डन होगा नहीं, और वर्क डन होगा नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब 100% देयर शुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अरे यस और नो? दैट्स व्हाई लेंजेस लॉ इज आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द force against the force gets converted into electrical energy.
क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यानी लेंस की बात को लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। नहीं करेंगे तो आप एनर्जी क्रिएट कर देंगे जो जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्या तुम मेरी इस बात समझ रहे हो? अब मैं फिर वापस पूछ रहा हूं, भाई कौन लगा रहा है फोर्स? तुमने बोला सर नॉर्थ पोल बना रहे। दिस इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम समझ रहे हैं। तो कोई पूछे ना कौन लगा रहा है फोर्स, मैं बोलूंगा भाई किसी को नहीं पता कौन लगा रहा है फोर्स। तो अब साइंटिस्ट लोग यहां पे पता क्या बोलते थे? इट्स बाय नेचर, ये नेचर का रूल है, ऐसा हो रहा है। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। मैं कुछ जो बातें कर रहा हूं तो मेरे पल्ले पड़ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? है ये सारी बातें मैं लिखा दूंगा पॉइंटर में। तो क्या क्या सीखा अभी तुमने बताओ? इफ यू हैव ए करंट कैरी, सॉरी, इफ यू हैव ए सर्कुलर लूप और कोई भी कॉइल आपके पास है, यानी एक बार मैग्नेट को आप कॉइल के करीब ले आओ या कॉइल से दूर ले जाओ, बार मैग्नेट को रेस्ट पे रखो, कॉइल को करीब ले जाओ, कॉइल को दूर ले जाओ, चारों केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल चेंज होगा। या दोनों को करीब ले आओ एक दूसरे के, दोनों को दूर ले जाओ, इन ऑल द केसेस देयर विल बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल। तो फैराडेज का स्टेटमेंट क्या बनता है? इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल देन देयर विल बी ए EMF induced and hence current induced। आगे चल के लेंस लॉ ने बताया the current induced will be in such a way that it opposes the cause। अब वो मुझे भाई कौन सा cause? भाई कौन सा cause? he tells us if there is a opposite the cause का क्या मतलब है? if the bar magnet moving toward the coil then there should be a force acting on the bar magnet opposite to the direction of motion of bar magnet। कोई बोलता है हम नहीं मानते बात, ओ भाई मत मानो, तुम नहीं मानते बात तो फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ गई? क्या समझ रहे हो? इसका मतलब लेंस की बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर शुड बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, और जो फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, और दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हिच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई वी से लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं बोलूं बार मैग्नेट दूर जा रही है, तो कोज क्या है? दूर जाना। तो करंट इंड्यूस विल बी इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कोज, तो इसके दूर जाने का अपोज करेगी, यानी इसको कहां लाने की कोशिश करेगी? करीब। और जब करीब लाने की कोशिश करेगी तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ, बट फोर्स तो लगेगा। अब वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या तुम समझ पा रहे हो? तो भाई मैं लिख देता हूं इसको, सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, इतनी सारी बातें जो बोली मैंने। मैं लिखाऊं पॉइंटर में, लिखाऊं तुम्हें फटाफट? लिखो लिखो जल्दी से लिखो, पहला पॉइंट लिख दे। फैराडेज लॉ बाय एक्सपेरिमेंट, मैं नहीं लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं भाई, जल्दी से लिखो। बाय एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट, बाय एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए कॉइल इज एट रेस्ट, when a coil is at rest and bar magnet moving toward the coil, मैं ध्यान से सुनो, क्या क्या ही करते रहोगे? क्या लिखा भाई? By experiment it is observed that when a coil is at rest, लिखा, and a bar magnet moving toward the coil, and a bar magnet, coil is at rest, bar magnet moving toward the coil or moving away from the coil, लिखा, moving toward the coil or moving away from the coil, लिखा, और लिख रहे हो? और बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, कॉइल मूविंग टुवर्ड द बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट इज एट रेस्ट। अरे किसको रेस्ट पे कर दिया? बार मैग्नेट। और किसको आगे पीछे चलाएंगे? कॉइल को। बार मैग्नेट इज एट रेस्ट एंड कॉइल मूविंग टुवर्ड द बार मैग्नेट और मूविंग अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट।
मूविंग अवे फ्रॉम दी बार मैग्नेट, लिखा है यहां तक, और मूविंग अवे फ्रॉम दी बार मैग्नेट, लिखा है यहां तक। आगे लिखो, आगे लिखो, और बोथ ऑफ देम मूविंग टुवर्ड ईच अदर। हाँ, वापस और both of them moving toward each other। भाई लिख रहे हो, और both of them moving away from each other। कितने केस हो गए, देखो बता भी तुम कितने केस हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए, 6। अरे अरे कोयल को रेस पे रखा, बार मैग्नेट करीब आई 1, दूर गई 2, इसको रेस पे रखा, ये करीब आई 3, दूर गई 4, दोनों करीब आ रहे 5। बोथ ऑफ देम मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कितने केस हो गए? 6। अरे हो गए ना 6 केस। इन all these cases there will be a change in magnetic flux linking to the coil। In all these cases there will be a, लिख रहे हो, there will be a change in magnetic flux linking to the coil। change in magnetic flux linking to the coil, लिखा। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। अब लिखो आगे, फैराडेज स्टेटमेंट लिखो। फैराडेज स्टेटमेंट क्या है? इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल, if there is a change in magnetic flux linking to the coil, ब्रैकेट में लिख लेना, with respect to time। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है चेंज में? टाइम के। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्स चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और तुम ईएमएफ इंड्यूस करा दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। If there is a change in magnetic flux linking to the coil, ब्रैकेट स्टार्ट किया, with respect to time, ब्रैकेट क्लोज करो, लिखा। वापस पढ़ता हूं मैं। If there is a change in magnetic flux linking to the coil with respect to time, then ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखना है, then there will be an EMF induced। There will be an EMF induced and hence current induced। If there is a change in magnetic flux linking to the coil with respect to time, then there will be an क्या? EMF induced and hence current induced, लिखा। अब यहां पे हम लिख लेंगे कि भाई E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? d∅dt के। मैग्नीट्यूड ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? d∅dt, लिखा यहां तक। अब हेडिंग लिखो, लेंस लॉ। लेंज लॉ लिखो। इन्होंने आगे की बात बताई, फैराडेज ने बता दिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी, बट ये नहीं बताया कि करंट इंड्यूस जो होगी वो किस टाइप की होगी। समझ रहे हो? ये किसने बताया? तो क्या बताया इन्होंने? इसका स्टेटमेंट लिखो, करंट इंड्यूस्ड विल बी इन सच ए वे, करंट इंड्यूस्ड विल बी in such a way that
it opposes the cause. It opposes the cause. Therefore, Faraday's and Lenge's law combined. Therefore, देखो therefore Faraday's and Lenge's law combined, we have E equals to minus d phi by dt. E equals to minus d phi by dt. Negative sign indicates that कि current opposes the cause. अब ये बात तो ठीक है, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट में कहानी खत्म है, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो वो सारी बातें लिखनी पड़ेंगी जो भी मैंने बात को बताई. समझ रहे हो? तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको. तो लिख ले हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंजेस लॉ. एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंजेस लॉ. अरे ये एक्सप्लेनेशन लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? है तो लिखो लेंजेस लॉ. एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंजेस लॉ. लिख रहे हो? लिखो भाई, लिखो वापस से, लिखो वही चीज लिखो वापस से जो यहां लिखा मैंने. करंट इंड्यूस्ड विल बी इन सच ए वे दैट इट opposes the cause. Current induced will be in such a way that it opposes the cause. That it opposes the cause. लिखा. Let us assume a bar magnet, let us assume a coil is at rest. मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें? Explanation of Lenge's law. Current induced will be in such a way that it opposes the cause. लिखो, let us assume a coil is at rest and a bar magnet moving toward the coil. लिखो भाई, let us assume a coil is at rest and a bar magnet moving toward the coil. लिखा. Then there should be a force. Then there should be a force acting on, tell me, bar magnet, which opposes the motion of bar magnet. Then there should be a force, बोलोगे, acting on bar magnet, which opposes the motion of bar magnet. Means direction of force opposite to the direction of velocity of bar magnet. लिखते चले जाओ जो जो बोल रहा हूं मैं. क्या मतलब? Direction of force is opposite to the क्या? Direction of velocity of. लिख दे रहे हो. There should be a force acting on the bar magnet. आगे क्या लिखा? Which opposes the motion of bar magnet. क्या मतलब इसका? Direction of force opposite to the direction of velocity of bar magnet. लिखा? अरे लिखा कि नहीं? The work done against that force, the mechanical work done against that force. अरे फोर्स नहीं लग रहा बार मैग्नेट पे?
और बार मैग्नेट चली आ रही है, तो क्या बार मैग्नेट का जो चलना है वो फोर्स के अगेंस्ट में नहीं है, तो है तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो वही लिखा रहा हूं, क्या लिखा, मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स, mechanical work done against that force gets converted into which energy? Electrical energy. लिखा, that's why Lenz's law is a consequence of conservation of energy. That's why Lenz's law is a consequence of conservation of energy. भाई ये तो लेंस की बात को आपने सीधे सीधे मान लिया, अब झगड़ा करने लोग हम नहीं मानते आपकी बात, तो क्या होगा, तो लिखो क्या होगा, लिखो let us assume there is no force acting on the bar magnet. लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Let us assume there is no force acting on the bar magnet. Then total mechanical work done will be zero. Let us assume there is no force acting on the bar magnet. Then total mechanical work done is how much? Zero. लिखा, बोलो, hence no work done on this system, no work done on the system, देखा, but still we have electrical energy, but still we have which energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई तुम मान रहे हो कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, और जब कोई मैकेनिकल वर्क नहीं तो सिस्टम पे कोई वर्क नहीं हुआ, फिर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखा, स्टिल वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट ऑफ conservation of energy, since energy can never be created nor be destroyed. देख लेना सारी बात, which is contradiction to the fact of conservation of energy, since energy cannot be, क्या लिखा, ओके लिख लो भाई। अरे लिखा, तो यार ये बेसिक बात थी। अब देखो इसी फॉर्मूले के ऊपर ढेरों सारे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ही गिव द इक्वेशन ऑफ फाई एंड देन ही आस्क यू फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड। बट इसमें जो सबसे पहली चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, वो हमको सीखनी पड़ेगी। तो लिखो हेडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जल्दी से। स्ट्रैटेजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज लिखो। टाइम क्या है भाई, कल फ्राइडे है ना? इस फ्राइडे में तो मैं, हाँ तुम लोगों को पहले वार्निंग दे रहा हूँ ना, हर फ्राइडे एब्सेंट रहते हो तुम, और ये लास्ट वार्निंग पिछली बार दे दिया मैंने, ठीक है? इस बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी तुम्हें भाई। कल फ्राइडे है, कल एक लेक्चर है, परसों एक लेक्चर।